नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पु ल देशपांडे लिखित उपवास या आपल्या पाठाचा भाग दुसरा पाहू. आपण आतापर्यंत पाहिलं की लेखकाच्या कचेरीमध्ये म्हणजेच ऑफिसमध्ये लेखकाचे सहकारी अण्णा नाडगौडा यांना प्रमोशन मिळालं आणि या प्रमोशनच्या पार्टीमुळे लेखकाने जे उपवासाचा संकल्प जो केला होता तो दुसऱ्याच दिवशी करायला मोडीत आला आणि लेखकाला त्या पार्टीमध्ये वेगवेगळे पदार्थ इच्छा नसतानाही खावे लागले. त्यामध्ये बटाटे वडे, चिवडा आणि भजी, ते पण 7 प्लेट भजी लेखकाने खाल्ली. त्यानंतर लेखकाने जेव्हा आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितलं की माझा उपवास आहे, मी डाएटवर आहे, तेव्हा सगळ्यांनी त्यांना मजेत हसण्यावारी नेलं आणि शेवटी त्यांना सांगितलं की तुम्ही काय करा, रनिंग करा आणि रनिंग आणि दोरीवरच्या उड्या अशा पद्धतीने लेखकाला वजन कमी करण्यासाठी सल्ला देण्यात आला. मग लेखकाने ठरवलं की रोज सकाळी आपण रनिंग करायची आणि संध्याकाळी काय करायचं, दोरीवरच्या उड्या मारायच्या. आपण इथपर्यंतचा भाग पाहिला होता. आता आपण पुढे पाहू. कुटुंबाचा मात्र माझ्या डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता, कारण रोज काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले. एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातली. शेवग्याच्या शेंगा, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंगा वगैरे सडपातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला. कोबी, कॅलीफ्लॉवर वगैरे बाळसेदार मंडळी स्वयंपाकघरातून हकलपट्टी झाली. सकाळचा चहा देखील सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही. बिनसाखरेचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधी कल्पनाच आली नाही मला. आता लेखकाचं कुटुंब का मतलब क्या, लेखक की वाइफ, उनको लगा कि अरे अपने हस्बैंड ने अभी तय किया है ये डाइट करने का, तो उनको क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए. फिर वो भी बहुत उत्साह से क्या हो गई, उस डाइट के प्रोग्राम में शामिल हो गए, क्योंकि आस पड़ोस के लोग तो पहले से ही उनको सलाह दे रहे थे. तो लेखक को, वाइफ को लगा चलो मैं भी अभी उनको क्या करती हूँ, कुछ हेल्प करती हूँ. और इसलिए लेखक ने क्या बोला है कि मेरे पत्नी का उत्साह अवर्णनीय यानी वर्णन करता येणार नहीं, मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना वो मेरे लिए करने लगी. और इसी कारण वो जो मुझे खाना देने लगी अभी मेरे लिए, वो चमत्कारिक थी. चमत्कारिक का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ मेरे प्लेट में आने लगे जिसका मैंने क्या किया नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था. अभी क्या क्या वो बना के देती थी, क्यों खाना बनाने का काम उनकी वाइफ का है तो वही बना के देती थी. अभी क्या क्या बना के देती थी, तो उसने क्या किए, भाजी में पडवळ ये स्नेक ग्राउंड एक वेजिटेबल है, ऐसी लंबी एकदम पतली होती है भाजी, जिसको टेस्ट नहीं होती इतनी वो. उसके बाद शेवग्याच्या शेंगा यानी ड्रम स्टिक, फिर भेंडी आपको मालूम है, लेडी फिंगर, ये सब चवळीच्या शेंगा, ये सारी पतली ऐसे एकदम पतली ऐसी वेजिटेबल्स है. तो उसने क्या किया, अपने हस्बैंड को पतला करना है ना अभी, तो उनको पतली वेजिटेबल्स, जितनी पतली वेजिटेबल रहेगी उतने वो जल्दी पतले हो जाएंगे, ऐसे सोच के वो बनाना शुरू किया, उसका खुराक देना शुरू किया. खुराक यानी उनको खाने के लिए देने लगी. कोबी, कैलीफ्लावर, अभी कैबेज, फ्लावर आपको मालूम है ये कैसे मोटी भाजी वेजिटेबल्स है, ये देंगे तो अपने हस्बैंड मोटे हो जाएंगे. इसलिए उसने क्या किया, अपने खाने भाजी लाती थी मार्केट से, तो ये मोटी वाली भाजी उसने लाना बंद कर दिया. ओनली पतली भाजी ला के हस्बैंड को खाने के लिए देने लगी. फिर पहले वो उनको चाय जब देती थी तब उन्होंने बोला था बिन शक्कर का चाय मुझे दो, तो वो जब चाय देती थी तो वो पी लेते थे और उनको वो कड़वी भी नहीं लगती थी. पर अभी क्या हुआ मालूम नहीं, अभी कुछ दिन से चाय पीते तो बहुत कड़वी लगती है. तो उनके मन में आया पहले भी बिन शक्कर की चाय थी, अभी भी बिन शक्कर की चाय, तो ये इतना डिफरन्स कैसे. तो उन्होंने अपनी पत्नी को पूछा, चहा सुरुवातीला बिनसाखरेचा असूनही कडू लागला नाही आणि आता का लागतोय तेवढं सांग, असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला. खुलासा देणे म्हणजे काय करणे, स्पष्टीकरण करणे.
हाँ, उसने एक्सप्लेन की। फिर लेखक ने पूछा कि पहले बिन शक्कर की चाय कड़वी नहीं लगती थी, अभी इतना क्यों लग रही है, मुझे बताओ उसका रीज़न. हेच ते, म्हटलं ते काय उगीच. अहो, म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिन साखरेचा चहा दिला तो बिन साखरेचा नव्हताच मुळी. नव्हता? मग मला बिन साखरेचा चहा म्हणून काय सांगितलंस? अभी क्या हुआ, लेखक की वाइफ ने एक्सप्लेनेशन दिया कि पहले मैं जो आपको बिन शक्कर का चाय बोल के जो चाय दे रही थी ना, वो बिन शक्कर की थी ही नहीं, उसमें थोड़ी शक्कर में डालती थी. तो लेखक को ये शॉकिंग लगा, क्योंकि वो तो इतने दिन से सोच रहे कि चलो मैं बिन शक्कर का चाय पी रहा हूँ तो मेरा वजन थोड़ा कम हो रहा होगा, और या तो शक्कर डाली हुई चाय उनको दी जा रही थी. तो फिर उन्होंने पूछा, फिर मुझे क्यों बताया तूने कि मैं बिन शक्कर का चाय दे रही हूँ? तो लेखक की पत्नी ने इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या दिया, अहो, थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपेपर्यंत म्हटलं घालू, काल संपली, आजपासून बिन साखरेचा चहा केलास की साखर न घालता. तो उसने क्या बोला, इतने दिन में शक्कर डाल डाल के ही चाय बना रही थी, पर कम शक्कर डाल के, और सोचा कि जितनी दिन अपने घर में शक्कर है वो ख़त्म तो करनी चाहिए ना, तो इसलिए डाल रही थी शक्कर. अभी क्या हुआ, कल वो शक्कर ख़त्म हो गई, और इसलिए आज जो आपने चाय पी वो सही में बिन शक्कर की चाय थी. इसका मतलब इसके पहले जितनी भी चाय आपने पी वो सारी शक्कर वाली थी. लेखक ने जब ये सुना तो लेखक क्या बोले, म्हणजे खल्लास, अगं किती लाख कॅलरीज गेल्या असतील माझ्या पोटात, कसलं कमी होतंय माझं वजन, पण सांगितलं का नाहीच मला. अभी उन्होंने थोड़े गुस्सा हो गए, मैं अपना डाइट के पीछे लगा हो और मैंने तुझे बोला था बिन शक्कर का चाय दो, फिर भी शक्कर में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, फिर भी तुमने मुझे कैलोरीज शक्कर वाली चाय दी, अभी मेरा वज़न कैसे कम होगा. हाँ, ऐसे उसने अपनी पत्नी को थोड़ा गुस्से में कहा. इसके ऊपर उनकी वाईफ का कहना क्या था, उगीचच आरडाओरडा करू नका करू, वजनाचं ते काय मेलं, होईल हळूहळू कमी, आणि कोणाचं मागून खात नाही म्हणावं आम्ही, उगाचच कमवून खातो, स्वतःच कमवून खातो म्हणावं, वाढलं तर वाढू दे वजन. मुलांना देण्यासाठी लाडू काढून बशीत ठेवत आणि माझ्या वजनक्षय संकल्पनेला आणखी नवे सुरुंग लावित ती उद्गारली. अभी क्या हुआ, उसने वाइफ ने अपनी गलती तो मानी नहीं, ऊपर से लेखक को और क्या बताया, अरे क्या इतना वजन करके बैठे हो, नहीं हो रहा है वजन तो मत होने दो, क्या होता है वजन बढ़ा तो. और ऊपर से हम लोग जो भी खा रहे जिससे वजन बढ़ रहा है वो अपनी कमाई से खा रहे, किसी के दिए हुए से हम खा के वजन नहीं बढ़ा रहे, तो आप इतना ये टेंशन मत लो. ऐसे उसने अपनी गलती को माना ही नहीं, ऊपर से लेखक को ये सारी बातें बताई, और लेखक का वजन कम करने का जो संकल्पना थी उसको सुरुंग लगा दिया. सुरुंग लावणे म्हणजे काय, ये फ्रेज है, एखाद्याचा बेत उधळून लावणे. हाँ, लेखक का जो प्लान था वजन कम करने का उसको उसने क्या किया, ऐसे ही वहाँ से उड़ा दिया, यानी उसने माना ही नहीं, क्या इतना वजन को लेके बैठे हो, ऐसे उसने बोला. और ऊपर से क्या हुआ, उसने अपने बच्चों के लिए जो लड्डू बनाए थे वो लड्डू जो थे वो भी लेखक के सामने रख दिए और लेखक को दिए. तो लड्डू में शक्कर है, तो अपने आप लेखक के पेट में कम बिन शक्कर की चाय गई, पर साथ साथ लड्डू के कारण शक्कर गई, है ना. त्यामुळे लाडू कशाला केलेस, साखर असेल त्यात, इश्य, साखरेशिवाय लाडू आमच्या नाही घराण्यात केले कोणी. अभी लेखक गुस्से में है, उसको अपनी शरीर में शक्कर जा रही है और शक्कर के कारण कैलोरीज जा रही है, इससे वो थोड़ा गुस्से में कि अपने डाइट को इतना ये लाइटली ले रही है. पर लेखक की वो पत्नी को ये सब बात का इतना कुछ नहीं है, वो ऊपर से लेखक को लड्डू दे रही है, और लड्डू को देखे लेखक जब बोले कि अरे लड्डू क्यों बनाया, उसमें तो शक्कर होती है, तो ऊपर से बोली हमारे फैमिली में अभी तक, यानी हमारे फैमिली ने, मेरे मैके के फैमिली में अभी भी लड्डू बनाए वो शक्कर से ही बनाए हुए, इस बात को वो बता देती है. इसे लेखक क्या बोलते हैं, तात्पर्य, चहा बिनसाखरेचा होता है खरे, परंतु लाडवाच्या रूपाने काही कॅलरीज पोटात गेल्यास, यानी लेखक ने कम बिन शक्कर की चाय तो पी ली पर साथ ही साथ लड्डू खा लिए उसके साथ शक्कर वाले, तो कैलोरीज लेखक के पेट में अपने आप चले गए. अभी उसके आगे क्या हुआ, दोरीवरच्या उड्यांचा फक्त एकदाच प्रयत्न केला व पहिली उडीच शेवटची ठरली, कारण 8x10 आमच्या दिवाणखान्यात प्रथम दोरी संपूर्ण फिरवणे अवघड,
एकदा डोक्यावरून दोरी पलीकडे गेली. ती ड्रेसिंग टेबलवरच्या तेलाच्या व औषधाच्या बाटल्या खाली घेऊन आली. दुसऱ्यांदा अर्धवट गॅलरी आणि अर्धवट घरात राहून दोरी फिरवली. ती आचार्य बर्वेच्या गळ्यात. त्याच्या माझ्यावर आधीच राग होता. मी उपवास करतो हे कळल्यावर चाळीतली सारी मंडळी समाचाराला येऊन गेली. परंतु आचार्य बाबा बर्वे शेजारच्या खोलीत असूनही आले नाहीत, कारण उपवास हे त्यांचे खास राखीव कुरण होते. अभी लेखक ने तो वो पार्टी में तय किया ना, रनिंग करना है और दोरी वरच्या उड्या मारना है. सुबह रनिंग करेंगे और शाम को दोरी वरच्या उड्या मारेचा. और इस तरह से लेखक ने जो प्लान तय किया था, इसलिए कोशिश करने के लिए उन्होंने दोरी स्कीपिंग करना शुरू किया. पर उनकी फर्स्ट जो जंप था वही उनका लास्ट हो गया, क्योंकि उनका जो घर था, अभी जंप करने के लिए बाहर कहाँ जाएंगे ना, ग्राउंड में, इसलिए अपने घर पे ही ट्राई कर रहे थे. पर उनका घर कितना था, 8x10 दीवानखाना. यानी चौल में जो छोटे छोटे हॉल होते हैं ना, वैसे लेखक का छोटा हॉल है. और उसमें लेखक ने जब जंपिंग करने के लिए स्टार्ट किया, तो वो जब रस्सी पीछे के साइड गई, तो पीछे के साइड में उनका ड्रेसिंग टेबल था. और उस ड्रेसिंग टेबल पे ऑयल की बॉटल, दवाई, ऐसा सब था. वो सारी उस रस्सी के साथ नीचे आके गिर गई. फिर सब, अरे इतना सारा नुकसान हो गया, तो उन्होंने क्या किया, अभी जगह थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. फिर उन्होंने क्या किया, थोड़ा गैलरी और थोड़ा घर, ऐसा उन्होंने जंप करने का सोचा. गैलरी की थोड़ी जगह, यानी दरवाजे से आधे बाहर आधे अंदर, इस तरह से रस्सी घुमाने का उन्होंने सोचा. कि जैसे उन्होंने वो जंप की कि वो दोरी फिरवली, तभी उनके जो, अभी चौल है तो कॉमन गैलरी है, तो उनके जो पड़ोसी है आचार्य बर्वे, वो वहाँ से गुजरने के लगे. तो वो रस्सी किसके गले में गई, उस आचार्य बर्वे इनके गले में गई. जब रस्सी ऐसी गले में आ गई तो वो बहुत गुस्सा हो गए, राग आना, उनको बहुत राग आया, गुस्सा आ गए, गुस्से में आ गए. और फिर उनको मालूम था ये रस्सी की उड़ी को क्यों कर रहे, वजन कम करने के लिए, और उसके लिए वो उपवास कर रहे, डाइट कर रहे. ये सारी बातें उनके भी कान पे आ रही थी. तो फिर जब लेखक उपवास कर रहे, तो चौल के सारे लोगों को जब पता चला, तो सब लोग आके लेखक को पूछने लगे. पर ये पड़ोसी होते हुए भी आचार्य बाबा बर्वे जो थे, वो लेखक के पास आए नहीं लेखक को पूछने के लिए, क्योंकि थोड़ा गुस्से में थे. क्योंकि आचार्य बर्वे पूरे चौल में एक ऐसी व्यक्ति थी, वो हमेशा कुछ न कुछ उपवास करती थी, और वो उनका राखीव कुरण था. राखीव कुरण का मतलब है स्पेशलाइज, हमेशा उपवास ज़्यादा से ज़्यादा करने वाली व्यक्ति वो आचार्य बर्वे थे. अभी कौन हो गए, लेखक उपवास कर रहे. ये सुना तो उनको थोड़ा गुस्सा आया कि मेरे कंट्रोल में जो बात थी, इसमें ये व्यक्ति क्यों कर रहा है, और थोड़ा इसलिए वो लेखक के पास पूछने के लिए भी गए नहीं. अभी रस्सी गले में आ गई तो थोड़ा गुस्से में लेखक को क्या बोले वो, हा दुष्टपणा माझ्या गळ्यात दोरी अडकवून केलात हे ठीक झालं, पण तुमच्या वयाला न शोभणारे या धिंगा मस्तीला दुसरा कोणी माझ्यासारखा बळी पडला असता तर तुमची धडगत नव्हती. मी तुम्हाला क्षमा करतो. अभी ये देखो, ये व्यक्ति जो है लेखक से गुस्सा भी है, पर चौल में कैसे लोग आपस में प्यार भी उतना ही करते. तो लेखक को की गले रस्सी उनके गले में गई तो थोड़ा नाराज तो हो गए, गुस्से भी हो गए. फिर भी उन्होंने क्या किया, तभी के तभी उसको क्षमा भी कर दिया. और क्षमा करने के बाद वो लेखक को क्या बोले कि आप ये जो रस्सी की डोरी घुमा रहे हो, ये आपके उम्र के लिए शोभा नहीं देती, आपकी उम्र को. ये क्या चला रहे आप, दंगा मस्ती कर रहे छोटे बच्चों की तरह. हाँ, फिर भी आपने ये जो डाइट के लिए सब कर रहे हो, वज़न कम करने के लिए, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ. दूसरा कोई होता तो नहीं करता, आप मैं बड़े मन से आपको क्षमा कर रहा हूँ, इस तरह उन्होंने बोला. तो लेखक थोड़ा, उनको भी बुरा लगा, रस्सी उनके गले में गई इसलिए. तो लेखक बोले, पण मी हे मुद्दाम केलं नाही आचार्य, अहो वजन कमी करायला दोरीच्या उड्या मारतोय मी. लेखक ने अपना एकदम प्रामाणिकता से बता दिया कि मैं जानबूझ को आपको देख के दोरी आपके गले में नहीं डाली, ये मैं वज़न कम करने के लिए रस्सी दोरी की उड़ी मारने की कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और अनजाने में क्या हो गई, वो रस्सी आपके गले में गई. इस पे आचार्य बर्वे क्या बोल रहे, काही उपयोग होणार नहीं. लेखक ने पूछा का, अभी इतने सारे लोगों ने उनको ये सलाह दी थी ना रस्सी की उडी मारने के लिए. तो लेखक बोले का म्हणजे जिभेवर ताबा नाही तुमचा, संयम हवा, मनाची एकाग्रता हवी, त्यासाठी प्रथम म्हणजे काही गोष्टी सोडाव्या लागतील.
अभी यहाँ आचार्य बर्वे इतने दिन से कंट्रोल करके बैठे थे लेखक को, अभी तक उन्होंने कुछ सलाह नहीं दी थी, पर अभी वो भी सलाह देने लगे। उन्होंने क्या बोला कि आपका वजन रस्सी की उड़ी से कम ही नहीं होने वाला, क्योंकि आपका क्या नहीं है, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तुमच्या जिभेवर तुमचा संयम नाही। संयम का मतलब होता है ताबा, कंट्रोल। और आपकी मन में एकाग्रता नहीं है, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रथम काही गोष्टी तुम्हाला सोडाव्या लागतील। अभी इन्होंने और कुछ लेखक को ॲडवाइस देना शुरू किया। क्या बताया, आता या उड्या मारायला मी लाज देखील सोडली, हे पाहता ना तुम्ही बाबा। अभी लेखक ने थोड़ा प्यार से बताया कि अरे आप मुझे बोल रहे मनोनिग्रह नहीं है, संयम नहीं है, पर देखो मैं वजन कम करने के लिए डोरी की उड़ी मार रहा हूँ, और डोरी की उड़ी छोटे बच्चों जैसे मार के मैंने तो शर्म भी छोड़ दी है, इतनी सारी बातें छोड़ दी, फिर भी आप बोल रहे हो कुछ और छोड़ो। तो इस पर आचार्य बर्वे क्या बोल रहे, ठीक है प्रथम बोलना छोड़ा। अभी इन्होंने और एक एडवाइस दी, क्या करो आप, बात करना छोड़ दो। बोलना छोड़ू, लेखक ने वो बात, अभी तक सबने बटाटा छोड़ो, साकर छोड़ा, तूप छोड़ा, ऐसे बहुत सारे बातें छोड़ने के लिए बोली, पर ये व्यक्ति है जो पहला, उसने क्या बोला, बोलणं सोडा। अजिबात खाण्यासाठी तोंडाचा वापर कमी करायचा एवढं पाहिलं तुम्ही, पण बोलण्यासाठी देखील त्याचा वापर बंद केल्याशिवाय तुमची जीभ ताब्यात राहणार नाही। इसने क्या बोला, आपने क्या सोचा है कि खाने के लिए मुंह को जितना कम खोलेंगे उतना वजन कम होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे बर्वे बोल रहे। वो क्या बोल रहे, आप क्या करो, अपने मुंह को, अपनी ज़बान जो है ना उसको कंट्रोल में लाना है, तो आपको बात भी कम करना पड़ेगा। जब जितने आप बात कम करोगे उतने आपकी टंग भी कंट्रोल में आएगी। पण मला बोललंच पाहिजे बाबा, मी केविलवाण्या स्वरात ओरडलो। आप क्या बोल रहे, बोलना छोड़ दो वजन कम करने के लिए, पर मुझे तो क्या करना पड़ेगा, बात तो मुझे करनी ही पडेगी। का पण एवढा संयम नाही तुमच्यात? मौनाचं सामर्थ्य मोठं आहे, मौन ही शक्ति है, मौन ही। अभी वो एक एक व्याख्यान देना शुरू किया उन्होंने कि तुम अपने आप पे कंट्रोल करो। लेखक ने बोला कि मैं बिना बात किए नहीं रह सकता, तो उन्होंने बोला कि मौन यानी कुछ भी नहीं बोलना है, हाँ एकदम चुप रहना, तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, ऐसे ये बताने लगे। और मौन का महत्व, इम्पोर्टेंट सब बातें बोलने लगे, साइलेंट का इम्पोर्टेंट बताने लगे। और वाक प्रवाह यानी बोलते गए, यानी अखंड बोलने। वो खुद लेखक को बोल रहे कम बोलो, पर खुद इतना बोल रहे, यानी बराबर अपोजिट वो काम कर रहे थे। जीभ का मतलब मैंने बताया टंग। तर पण बाबा मी बोलू नाही तर खाऊ काय? अभी लेखक बोले अरे आप बोल रहे बोलो ही मत, बोलने के लिए भी मुंह मत खोलो, मुंह पर कंट्रोल करो, पर मैं अगर बोलूँगा नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे? म्हणजे बोलण्याचा आणि खाण्याचा संबंध काय? अभी आचार्य बर्वे बोल रहे कि आपको मैंने बोलने के लिए मना किया है, तो आप खाने के बारे में मुझे बोल रहे हो, इसका क्या दोनों का रिलेशन है? तो लेखक ने बोला, मी टेलीफोन ऑपरेटर आहे बाबा, दिवसभर बोलावंच लागतं मला, मैं क्या हूँ, टेलीफोन ऑपरेटर। टेलीफोन ऑपरेटर का काम क्या होता है, कोई भी आएगा, कोई भी फ़ोन करेगा तो फ़ोन पे उसको जवाब देना पड़ता है, तो जवाब देंगे तो बोलना पड़ता है, तो इस तरह मुझे पूरा दिन बोलना पड़ता है, तो मैं अपना मुंह नहीं बंद रख सकता। अगर मैं अपना मुंह बंद रखूंगा तो मेरी टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगा तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला, ऐसे लेखक ने उनको बताया। पर ये बात उन्होंने सुनी और क्या बोले, मग कसलं वजन उतरवणार तुम्ही? अत्यंत कारुण्यपूर्ण कटाक्ष टाकून बाबा गेले आणि त्यांच्या गळ्यात पडलेली दोरी मगाशी मी गच्च आवळली का नाही, या विचाराने मला पश्चाताप झाला। अभी क्या हुए, बाबा ने उनको बोला क्या आप टेलीफोन ऑपरेटर हो और आपको कंपलसरी बात करनी पड़ेगी, तो बात करनी पड़ने वाली है, तो आपको क्या होने वाला है, आपको आपके जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और जीभ के ऊपर कंट्रोल नहीं है यानी आपके वजन कम होने वाला नहीं। इस तरह कारुण्यपूर्ण यानी दया भाव से एकदम लेखक की तरफ देखा, और इतनी सारी जो बातें हैं उनको सुना के वहाँ से गए। जब वो गए तो लेखक को लगा कि वो जो रस्सी उनके गले में थी ना, वो क्या करे, उसको उनके गले में आवड़नी पाहिजे, यानी जोर से खींचनी चाहिए, ऐसे लेखक के मन में उस समय क्या हुआ,
मन में एक विचार आ गया था कि मैंने क्यों नहीं अभी उनको ऐसे मुझे बात उन्होंने सुनाई तो उनको क्या करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। अभी जिभेवर ताबा नाही तुमचा, ऐसे जो पंत वो बोले तो लेखक को पंतांना उपवास सुरू झाल्याची हकीकत चाळीतल्या सगळ्यांना पसरल्यावर लोक त्यांच्या समाचाराला येऊ लागले. प्रत्येकजण त्यांना वजन घटवण्यासाठी उपाय सुचवू लागले. कोणी खाण्यावर बंधन आणण्यासाठी सांगे तर कोणी शारीरिक व्यायामासाठी सांगे. पण आचार्य बर्वेनी मात्र जिभेवर बंधन घातले. म्हणजेच खाणे आणि बोलणे या दोन्ही गोष्टी संयमित हव्यात. जिभेचा जसा खाण्यासाठी उपयोग होतो तसा बोलण्यासाठी सुद्धा उपयोग होतो. हे पंतांना प्रकर्षाने ते सांगू इच्छितात आणि त्यासाठी संयम हवा, मौन पाळले पाहिजे तरच वजन घटेल असे आचार्य बर्वे काय बोले लेखकला बोलून गेले. इथपर्यंत आपण बघितलेलं आहे. आता लेखकाने आपलं वजन कमी करण्यासाठी पुढे काय केलं ते आपण पुढच्या भागात पाहू.